नमस्कार, मैं हर्ष भारती स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में, जहाँ हम चर्चा करेंगे शिक्षण से मूल अपेक्षाएं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षण से क्या अपेक्षाएं हैं, यानी किस प्रकार की चाह हम रखते हैं, किस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए, किस प्रकार से शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए। यहाँ पर हम इसका संबंध बिठा सकते हैं विशेषताओं से। जो शिक्षण की विशेषताएं रहती हैं, अक्सर वह अपेक्षाओं में भी कहीं ना कहीं परिवर्तित हो सकती हैं। जैसे हमने मान लीजिए बात की थी कि सहयोगात्मक शिक्षण होता है, तो सहयोगात्मक उसकी विशेषता भी हुई और साथ ही साथ हम अपेक्षा भी उससे रख सकते हैं कि शिक्षण कैसा होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए। तो विशेषताओं को तो आपने याद रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं उन विशेषताओं की दोबारा चर्चा न करके अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाने का प्रयास करूंगी जो शिक्षण से मूल अपेक्षाएं रहती हैं। तो अपेक्षाओं पर बात करने से पहले हम एक परिभाषा की बात करते हैं। रायबर्न क्या कहते हैं इस स्वरूप में? रायबर्न कहते हैं, शिक्षक को अपने आप का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिससे वह अपनी स्वयं की भावनाओं तथा छात्रों के प्रति अपने स्वयं के व्यवहार को समझ सके। रायबर्न ने बहुत सुंदर बात यहाँ कही है। वे कहते हैं कि शिक्षक को पहले तो क्या होना चाहिए, अपना संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, स्वयं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यदि वह स्वयं का ज्ञान नहीं रखेगा तो छात्रों का ज्ञान उसे किस प्रकार से हो सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि शिक्षक को अपना संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वयं की भावनाओं व छात्रों के प्रति व्यवहार को समझ सके, यानी वह स्वयं को भी समझ सके और छात्रों के प्रति अपने व्यवहार को भी समझ सके कि छात्रों की किस प्रकार की प्रतिक्रिया का जवाब वह किस स्वरूप में देगा या उस पर छात्रों की प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले तो शिक्षक को संपूर्ण ज्ञान स्वयं का होना आवश्यक है। तो ये थी रायबर्न की परिभाषा। अब इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण से मूल अपेक्षाएं क्या रहती हैं। एक नज़र डालते हैं इस सूची पर, उसके बाद हम इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास प्रबल, आशावादी व यथार्थवादी दृष्टिकोण, छात्रों को नई दिशा देने में समर्थ, विषय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक, अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रबल, सामाजिक प्रतिबद्धता व विश्वास के भाव, छात्रों के अवांछित व्यवहार को युक्तियुक्त तरीके से दूर करने का प्रयास, दंडात्मक के स्थान पर पुरस्कारात्मक पद्धति का प्रयोग, आदर्शों, सिद्धांतों, महापुरुषों के आख्यानों से छात्रों की बुद्धि का सम्मार्जन, छात्रों को न केवल सूचनाएं देना अपितु उनका उपयोग बताना, छात्रों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करना, बलपूर्वक ज्ञान नहीं दिया जा सकता, शिक्षक, छात्र व विषय के बीच समन्वय स्थापित होना, शिक्षक में शांति, संतोष, उदारता व कर्मनिष्ठता होनी चाहिए, छात्रों की रुचि, क्षमता, योग्यताओं को जागृत कर मार्ग प्रशस्त करना, शिक्षक को छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षण से मूल अपेक्षाओं की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी एक शिक्षक का स्वयं का जो दृष्टिकोण है, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया है, वह सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। यदि वह स्वयं ही नकारात्मक सोचेगा तो छात्र को भी वही प्रेरणा मिलेगी, जिससे संपूर्ण वातावरण जो आसपास का वाइब्रेशन है वो पूरा का पूरा नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है, यह अपेक्षा की जाती है कि शिक्षक का स्वयं का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं शिक्षक का आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए। कॉन्फिडेंस की जब बात आती है तो यहाँ पर पूरा का पूरा आचरण प्रत्यक्ष झलकता है। जब एक बच्चे से हम किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और वह किस प्रकार से उसका उत्तर देता है, उसी में उसका आत्मविश्वास झलक जाता है। तो ऐसे में शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं का आत्मविश्वास प्रबल रखे, जिससे उसके छात्रों में भी कॉन्फिडेंस पैदा हो, आत्मविश्वास पैदा हो और इसी के बलबूते वह स्वयं के आचरण को किसी के भी समक्ष कभी भी सिद्ध करने में सहायक हो सके। फिर हम बात करते हैं आशावादी व यथार्थवादी दृष्टिकोण। आशावादी दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि हमेशा आशावादी ही होना चाहिए, अर्थात निराशावादी नहीं होना चाहिए। आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है, ऐसा कहा भी जाता है। तो उस आधार पर ये कहा गया कि एक शिक्षक हमेशा सकारात्मक, क्योंकि ये इसी से कनेक्टेड है, सकारात्मक दृष्टिकोण का जब शिक्षक होगा तो वह सदैव अच्छे की आशा ही रखेगा। यानी अगर किसी काम में असफल भी हो गए तो हमेशा आशावादी दृष्टिकोण के नज़रिए से वह यह मानने का प्रयास करेगा कि
सफलता मिलेगी, एक आशा बंधी रहेगी। तो ठीक वैसा ही छात्रों में भी उसे आशावादी दृष्टिकोण भरना चाहिए। साथ ही साथ यथार्थवादी होना भी आवश्यक है। यथार्थवादी यानी वास्तविकता से परिचित होना भी आवश्यक है। यहाँ पर आशावादी और यथार्थवादी में एक छोटा सा अंतर समझने की ज़रूरत है कि आशा रखो लेकिन वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए। क्यों? क्योंकि वास्तविकता से पीछे नहीं हटना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि सीमित दायरे से अतिरिक्त आशावादी होना भी अच्छा नहीं है। वास्तविकता को ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि आप वास्तविकता को नज़रअंदाज करते हुए आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप तब भी गलत ही कर रहे होते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच सामंजस्य होना ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं छात्रों को नई दिशा देने में समर्थ। एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने विद्यार्थी को, अपने छात्र को नई दिशा देने में समर्थ हो। यानी उसके छात्र में क्या योग्यताएं हैं, उस आधार पर उसे नई दिशा देने में, नई दिशा प्रशस्त करने में उसके लिए सहायक सिद्ध हो। एक शिक्षक ऐसी अपेक्षा की जाती है। फिर हम बात करते हैं विषय का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। यदि शिक्षक को स्वयं ही विषय का संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वह छात्रों तक क्या पहुंचाएगा। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक को विषय का संपूर्ण ज्ञान हो ताकि वह छात्रों तक उस ज्ञान को पहुंचा सके। फिर बात करते हैं अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रबल। अब हमने इससे ऊपर बात की कि विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विषय का संपूर्ण ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे अभिव्यक्त करने की क्षमता भी एक शिक्षक में होनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ अभ्यर्थी या कुछ व्यक्ति जिन्हें ज्ञान भरपूर होता है, किसी भी विषय का ज्ञान भरपूर होने के उपरांत भी वे उसे अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं हो पाते, वे अपने आप को, अपने ज्ञान को बाहर नहीं निकाल पाते, तो वह ज्ञान भी किसी काम का नहीं होता। इसलिए एक शिक्षक में ये दोनों विशेषताएं समान रूप से होनी चाहिए कि उसे विषय का संपूर्ण ज्ञान होना भी आवश्यक है, साथ ही साथ उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता भी उसमें प्रबल रूप से होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिबद्धता व विश्वास के भाव। चूंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के दायरे में रहकर हम सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं, ऐसे में शिक्षक की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण स्वयं रखते हुए छात्रों को भी समाज से जोड़ने का प्रयास करे, समाज के प्रति प्रतिबद्धता रखे, अर्थात समाज के जो नियम हैं, दायरे हैं, कानून हैं, उनके आधार पर ही एक छात्र को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करे, समाज के साथ मिलकर चलना सिखाए, न कि उसके विरुद्ध जाना। और समाज के प्रति विश्वास के भाव होना भी आवश्यक है। समाज के अन्य व्यक्तियों के हम संपर्क में आते हैं तो हमें उनके प्रति विश्वास के भाव भी रखने होंगे, तभी हम आपसी मेलजोल और समन्वय से अपने जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं छात्रों के अवांछित व्यवहार को युक्तियुक्त तरीके से दूर करने का प्रयास। अवांछित व्यवहार यानी जिस प्रकार का व्यवहार चाहा नहीं गया हो, यदि ऐसा व्यवहार एक बच्चा करता है तो उसके कारणों का पता लगाए और कारणों का पता लगाने के उपरांत युक्तियुक्त तरीके से यानी एक उचित तरीके से उसे दूर करने का प्रयत्न भी करे। अक्सर होता क्या है कि एक शिक्षक या बड़े हमेशा डांट या दंड की विधि से ही उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। युक्तियुक्त तरीके से यदि कारणों को बिना दंड के, बिना मार के सुधारा जा सकता है तो ऐसा प्रयास अवश्य करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं दंडात्मक के स्थान पर पुरस्कारात्मक पद्धति का प्रयोग। अभी हमने इसकी चर्चा की कि जहाँ तक आवश्यक हो सके, जहाँ तक क्या लगभग 100% ये मान के चलिए कि दंडात्मक पद्धति का प्रयोग करने के स्थान पर पुरस्कारात्मक पद्धति का प्रयोग ही सर्वमान्य व सर्वोत्तम मार्ग है। तो दंडात्मक के स्थान पर पुरस्कारात्मक पद्धति से बच्चा सीखने के लिए प्रबल भी होता है और साथ ही साथ वह खुश होकर के उस कार्य को करता है, मन से, प्रसन्नता से उस कार्य को सीखने का प्रयास करता है। फिर हम बात करते हैं आदर्शों, सिद्धांतों, आख्यानों से छात्रों की बुद्धि का सम्मानार्जन। यानी हमारी पाठ्य सामग्री में हमने ऐसे कितने ही पाठ पढ़े होंगे जिसमें कोई ना कोई आदर्श हमने पढ़ा, किसी प्रकार के हमने प्रेरक प्रसंग पढ़े, कोई सिद्धांत पढ़े या आख्यान पढ़े, तो उनके प्रति छात्रों में सम्मान की भावना विकसित हो सके, ऐसा एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। कोई भी आदर्श के बारे में जब एक शिक्षक द्वारा छात्र को पढ़ाया जा रहा है तो यह ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों के मध्य, छात्रों के बीच उसका सम्मान हो। यह नहीं कि यह किस लिए पढ़ना है, इसका क्या उपयोग है।
अक्सर ऐसा देखने में आता है, हम भी कई बार कह बैठते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी, वो तो चले गए जिसने जाना था, अब इसको क्यों पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो प्रेरणा के लिए होता है, वो आदर्श स्थापित करने के लिए होता है, वह एक सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है, हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक है, प्रभावी हमारा व्यक्तित्व बन सके उसके लिए वह आदर्श आख्यान इत्यादि आवश्यक होते हैं। तो उन आदर्शों आख्यानों का सम्मान छात्र कर सके, यह शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है। फिर हम बात करते हैं छात्रों को न केवल सूचनाएं देना अपितु जीवन में उपयोग भी सिखाना। यानी जो भी सूचनाएं एक शिक्षक के द्वारा छात्र को दी जा रही हैं वह न केवल उस सीमा तक सीमित रहे अपितु उनका जीवन में क्या उपयोग होने वाला है, किस प्रकार से वो सूचनाएं एक बच्चे के जीवन में काम आएंगी, वह उपयोग भी छात्र को सिखाना आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं छात्रों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करना। ज्ञान कभी भी बलपूर्वक नहीं दिया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञान को धारण करने के लिए आंतरिक इच्छा की प्रबल आवश्यकता होती है। तो एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह छात्रों में उस इच्छा को जागृत करे, बलपूर्वक ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अब यदि बात करें कि शिक्षक किस जरिए से, किस आधार पर बच्चों में सीखने की इच्छा को जागृत करेगा, तो यह निर्भर करता है एक शिक्षक के पढ़ाए जाने के तरीके पर, उसके द्वारा प्रयोग में ली जा रही शिक्षण विधियों पर, किस प्रकार से वह विधियों का प्रयोग करता हुआ अपने ज्ञान को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है ताकि वे सीखने के लिए प्रेरित हो सकें। फिर हम बात कर रहे हैं शिक्षक, छात्र व विषय के बीच समन्वय स्थापित होना आवश्यक। यह बहुत जनरल सा पॉइंट है, हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि जब तक शिक्षक, छात्र और विषय में समन्वय स्थापित नहीं होगा तब तक वह शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता। तो यह भी अपेक्षा एक शिक्षण में की जाती है कि शिक्षक, छात्र और विषय के बीच में समन्वय स्थापित हो। साथ ही हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की कि शिक्षक में शांति, संतोष, उदारता, कर्मनिष्ठा का होना आवश्यक है। ये अलग अलग बिंदु हो सकते थे, अलग अलग लिखे हुए थे, लेकिन मैंने इसको एक में ही डाल दिया कि शिक्षक में क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, कि वह स्वयं जो है शांत रहना, शांत प्रवृत्ति का होगा, तभी वह छात्रों में शांत प्रवृत्ति को उजागर कर सकता है। संतोष की भावना होनी चाहिए, संतोषी प्रवृत्ति अर्थात ज़्यादा की मांग नहीं हो, ज़्यादा का लालच नहीं हो, यहाँ पर लालच नहीं होना चाहिए, संतोष की भावना होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं उदारता। उदार होना भी आवश्यक है, उदार होना एक प्रभावी व्यक्तित्व का अंग है, तो उदारता की भावना भी होनी चाहिए। साथ ही साथ कर्मनिष्ठा अति आवश्यक है एक शिक्षक के लिए। जब तक वह अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होकर उसे नहीं करेगा तब तक वह प्रभावी अपने शिक्षण को नहीं बना सकता, इसलिए आवश्यक है कि कर्मनिष्ठा भी उसमें हो। फिर हम बात करते हैं छात्रों की रुचि, क्षमता, योग्यता को जागृत करते हुए नए मार्ग का प्रशस्तीकरण करें। यानी छात्रों की किस में रुचि अधिक है, किस विषय में वे रुचि ले रहे हैं, किस प्रकार से वे उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या उनकी क्षमता है, क्षमता के अनुरूप तथा योग्यता क्या है, कहाँ तक वे पहुँच सकते हैं, उस सब को पहले ही भांप कर, पहले ही उसका अंदेशा लगाकर उन्हें उस मार्ग के लिए प्रेरित करना होता है। तो शिक्षक का यह दायित्व है कि वह छात्रों के लिए नवीन मार्ग प्रशस्त करे। अंत में हम बात करते हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देना। सर्वांगीण विकास अक्सर हम ये कहते आए हैं, सुनते आए हैं कि विद्यालय में बच्चों का क्या होता है, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य इस स्वरूप में लिया जा सकता है, शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक। शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक विकास क्या कहलाता है, सर्वांगीण विकास कहलाता है। तो एक बच्चे में इस विकास को प्रबल करना चाहिए कि वह शारीरिक रूप से भी समर्थ हो, मानसिक स्वरूप में भी वह समर्थ बन सके, साथ ही साथ संवेगों के आधार पर संपूर्ण स्थिरता को प्राप्त किए हुए हो, क्योंकि संवेग जन्मजात होते हैं और जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे संवेग भी एक उच्चता को प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो संवेगों को स्थिर रखना बहुत आवश्यक है, तभी एक बच्चा अपने शरीर व मन का संतुलन बिठाते हुए कुछ नया कर सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है। तो शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह सर्वांगीण विकास पर बल दे, जिसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास को वह शामिल करे।
तो ये थी शिक्षण से मूल अपेक्षाएं। मैं फिर से यहाँ वह बात दोहराना चाहूँगी कि जो शिक्षण की विशेषताएं हमने पढ़ी थी, वह विशेषताएं भी अपेक्षा के स्वरूप में ढालते हुए यहाँ पर प्रयुक्त की जा सकती हैं। इसलिए यदि प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, आप विशेषताएं और अपेक्षाओं को एक साथ पढ़ें। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रही हूँ आपको, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे इन दोनों का सामंजस्य बिठाते हुए आप इस जो है प्रकरण को पूर्ण रूप से तैयार करें। तो आज के लिए इतना ही। आपको यदि मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।